सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मेरे प्यारे, आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे, वही पुराना रिक्वेस्ट, क्या करें, आदत है। और क्या है वो रिक्वेस्ट? वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करना है। किसे? फ्रेंड्स और रिलेटिव को। आपको क्यों नहीं कह रहे हैं? आप तो किए ही होंगे। तो मेरे प्यारे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं, समय बड़ा कीमती है मेरे प्यारे। जिसने समय का साथ दिया, समय ने उसका साथ दिया। और जिसने समय के साथ मजाक किया ना, तो समय का रिटर्न मजाक को झेल नहीं पाया। क्योंकि मजाक उसी के साथ करना चाहिए जिसके रिटर्न मजाक को आपके झेलने की क्षमता हो। मेरे प्यारे भैया, वही पुराना 11 फिजिक्स सीरीज पेपर यहीं से रहेगा। लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लेक्चर बाय डॉट डॉट सर। 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसका भी रिकैप ले लेते हैं। मेरे प्यारे, जो 12th में बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है इस बार, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो सारे अपलोड होंगे, लेकिन आफ्टर हाफ ईयर। फर्स्ट यू हैव टू चेक योर स्टेमिना, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर थर्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर एवरीथिंग डॉट डॉट in half yearly exam, and you have to score closer to total marks. That means you have to obtain 70 out of 70. फर्स्ट बुक ही केवल सिलेबस में है मेरे प्यारे 12th में। यदि आप ऐसा अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली में ही आपको पता चल जाएगा कि एक बुक का प्रिपरेशन हम 70 आउट ऑफ 70 के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जब 2 बुक होगी मेन एग्जाम में तो कैसे होगा? यार कर ले गए तो कॉन्फिडेंट आएगा, नहीं कर पाए तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा टीचर्स का, और जो आपके हेल्प में अलग अलग व्यवस्थाएं दे रहे हैं। ठीक है, केवल इसीलिए होल्ड रखा गया है मेरे प्यारे। किसी को खाना तब देना चाहिए जब उसे भूख लगी। ठीक है मेरे प्यारे, तो थोड़ा भूख लग जाए प्यारे आप में। वादा करते हैं कि आपका शुरू से लेके अंत तक 1 बाई 1 हर टॉपिक, हर न्यूमेरिकल, हर डेरिवेशन, हर लॉजिक, हर कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के पहले तक सॉल्व करा देंगे। ये वादा है मेरे प्यारे। लेकिन थोड़ा हाफ ईयरली में ट्राई कर लो कि अभी आप जिस व्यवस्था से चल रहे हो, जिस अरेंजमेंट से चल रहे हो, वो आपको कहां तक पहुंचाता है। ठीक मेरे प्यारे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये फर्स्ट लेक्चर वाला मामला है। ये सब बातें हो चुकी हैं, अच्छे से बातें हो चुकी हैं। एक थैंक्स हो गया। दूसरे में इनर्सिया की बात हुई थी, तो ये कल वाला लेक्चर है, इसका थोड़ा आप को रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे देखो, ये बस है, ये बस है, ये क्या है? बस। बस पे आप खड़े हैं, बस अचानक चल गई, आप पीछे गिर गए, पीछे गिर गए, क्योंकि पैर तुरंत मूव कर जाएगा और सर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहेगा। बस चल रही थी, अचानक रुक गई, आप आगे गिर जाएंगे, क्योंकि बस के रुकते ही पैर रुक जाएगा, लेकिन सर अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा। बस आगे जा रही है, अचानक मुड़ गई, आप इधर झुक जाएंगे। बस अचानक इधर मुड़ गई, आप इधर झुक जाएंगे। ये इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन बोला जाता है। इसमें पहला वाला इनर्सिया ऑफ रेस्ट था, दूसरा वाला इनर्सिया ऑफ मोशन था। ठीक है, ये सब बातें मेरे प्यारे हो चुकी हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। बहुत टफ टॉपिक्स तो थे नहीं ये सब। ठीक, यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ की बात हुई है। फिर उसके बाद न्यूटन्स का ये लॉ के साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था। क्या लगा था? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था मेरे प्यारे। और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब यहाँ दिया गया है। यहाँ पर ये लॉ आया कहाँ से? फिर आगे बढ़े थे हम लोग, एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर आगे मामला आ गया, फिर और आगे आ गए हम लोग। और मोबाइल रख देते हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अब आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। तो भैया हो, बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये है क्या? इन द absence of net external force, in the absence of net external force, total linear momentum of system of particles remains constant, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन द absence of, in the absence of net external force, in the absence of net external force, total linear momentum of system of particles remains constant, ठीक है। सीधा सीधा आप याद रखेंगे, इफ एफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो हो, देन P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। और या आप इसको ये भी कह सकते हैं, जो चीज कांस्टेंट है उनके डिफरेंसेस का सम, उनके डिफरेंसेस का सम जीरो होगा। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? आपको ये याद रखना है, इन द अब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब सारे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उनका नेट इफेक्ट मेरे प्यारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे उनके लीनियर मोमेंटम्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जितना अभी है उतना कभी भी रहेगा, मतलब उनके टोटल लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल लीनियर मोमेंटम, इंडिविजुअली किसी एक का चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो जितना है उतना ही बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। फिर से ध्यान रखिएगा, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो है, तो उन सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अभी भी और कभी भी। लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें सिस्टम के, तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है। हम सम की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे। जो चीज कांस्टेंट है तो उनके डिफरेंसेस का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा Pn क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जहां तक हमारी बातें समझ रहे होंगे आप, लेकिन थोड़ा सा इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं अगले पेज पे चलते। तो मेरे प्यारे, एक ऑब्जेक्ट है वन, इसका नाम ही वन है, और इसका मास है m1। इसका m1 और v1 इसका है लीनियर मोमेंटम,
ये इनिशियल है, क्या है, इनिशियल। और सेम रूट पे मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ एक ही स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 2 है, इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे, m2 और v2। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, आप जरा क्या पूरा ध्यान दें मेरे प्यारे। आप जरा देखें यहां पर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। यदि वेलोसिटी मेरे प्यारे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट थी यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो यह बराबर मेरे प्यारे होता है यम ए। जब एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। मतलब वन पे कोई फोर्स नहीं है। A1 इज इक्वल टू dv1/dt, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन जीरो हो गया। F1 इज इक्वल टू m1a1, एक्सेलरेशन जीरो था तो फोर्स भी जीरो हो गया। अब मेरे प्यारे अब इस पार्टिकल का बात करें तो यहां पर अभी देखा जाए A2 इज इक्वल टू मेरे प्यारे हो जाएगा dv2/dt, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये भी मूव कर रहा है तो डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू मेरे प्यारे हो जाएगा m2a2, और क्योंकि A2 जीरो है ये भी जीरो आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, इतनी बातें हम क्यों कर रहे हैं, बातें बहुत करते हैं। ये बात मेरे प्यारे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि F एक्सटर्नल का नेट जीरो है, जीरो है। यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं, इफ नहीं लगा रहे हैं। इफ क्यों लगाएं, जीरो है, मैं दिखा दिया। और ये सिस्टम है दो पार्टिकल, सिस्टम है दो पार्टिकल का, और जिन पर एक्सटर्नल फोर्सेट का नेट इफेक्ट क्या है, जीरो है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब ये जब कोलाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे तो मेरे प्यारे ये वाला ऑब्जेक्ट इससे जब कोलाइड करेगा तो वन और टू, वन फोर्स लगाएगा, वन फोर्स लगाएगा टू पर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और टू फोर्स लगाएगा वन पर, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक प्यारे, अब जरा आप ध्यान दें, जरा आप ध्यान दें, वैसे भी आप ध्यान बहुत देते हैं। चल यार, तो तो मेरे प्यारे हो ना, जग रहे हो ना, कोई कंपनी गार्डन तो नहीं गए, गाजी चौराहा वगैरह। मेरे प्यारे देखो, आप यहां हो, शारीरिक नहीं मन के साथ होना जरूरी है मेरे प्यारे, मन के साथ। ठीक है, रहो, बने रहो। तो अब देखें जरा, क्या देखें, न्यूटन भाई साहब कहते हैं, कौन कहता है, न्यूटन भाई साहब। और कौन सा ला, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। कहते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स वन टू पे लगा रहा है उतना ही फोर्स टू वन पे लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन में आपने देखा था तो मेरे प्यारे, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, एक प्लस है
और दूसरा माइनस होगा। तो यहां से प्यारे ये हो गया आपका F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये F12 है क्या, जरा ये भी देख लें पहले। F12 है आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक मेरे प्यारे, अब देखो बात आ रही है कि यहां हो रही है बात फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की। किसकी बात हो रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात हो रही है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की यदि बात हो रही है मेरे प्यारे, तो जिस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है 1 पे, तो मोमेंटम भी चेंज होगा 1 का। और फोर्स लग रहा है यहां पे 2 पर, तो मोमेंटम चेंज होगा 2 का, बराबर 0। ये कहां से लिखा जा रहा है मेरे प्यारे, न्यूटन भाई साहब, इनका सेकेंड लॉ, जिसका डिस्कशन हम लोग कल किए थे पूरा पोस्टमार्टम के साथ। तो मेरे प्यारे फोर्स लगा 1 पे, मोमेंटम चेंज होगा 1 के, फोर्स लगा 2 पे, मोमेंटम चेंज होगा 2 के। आप लोग ऐसे ही बता रहे रहा करें, आप ही के भरोसे मेरे प्यारे पढ़ाते हैं। मैंने 100 बार कहा है मुझे फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है। अब यहां हमने डेल्टा टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 0। अब ये जो भी आ गया इसको हम राउंड कर देते हैं। तो जरा देखें यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था, 0 था। और अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये वाली बात प्रूफ हो गई है अभी, ये वाली बात। अच्छा यहाँ रेड ऑलरेडी, ये वाली बात मेरे प्यारे प्रूफ हो गई है, ध्यान दें जरा। ये था, ये कंडीशन थी, और ये बात प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी लिखा है आप जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लो फाइनल मोमेंटम था P1 डैश और इनिशियल मोमेंटम है P1, ये डेल्टा P1 की जगह पे आ गया, प्लस मान लो P2 का फाइनल मोमेंटम था P2 डैश और इनिशियल मोमेंटम है P2, बराबर क्या हो गया, 0। तो मेरे प्यारे यहां पर P1 डैश और P2 डैश इधर रुक गया, ये इधर चला गया मेरे प्यारे राइट साइड में, ये हो गया प्लस, ये भी मेरे प्यारे हो गया प्लस, ठीक है। तो आप देखें आप क्या प्रूफ कर ले गए हैं, आप इस समय प्रूफ कर ले गए हैं टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपने इस समय ये प्रूफ कर दिया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, जितना शुरू में उतना ही अंत में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरे प्यारे प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायल ऑफ गन, रिक्वायल ऑफ गन। अब ये रिक्वायल ऑफ गन क्या होता है, तो थोड़ा यहाँ एआई भाई साहब को परेशान कर देता है। आप यहाँ आइए, इमेज दिखाना चाहते थे, इमेज निकालेंगे एआई भाई साहब, निकालिए जल्दी।
है कोई इमेज? ये चली बंदूक, ये चली बंदूक, कई बंदूक है, कौन सी पसंद है आपको? ये अच्छी लग रही है, जा प्यारे। ये भैया आप देख रहे हैं बंदूक, क्या देख रहे हैं? बंदूक दिख रही है आपको? दिखनी तो चाहिए मेरे प्यारे। अब हम वापस आते हैं। टॉपिक क्या है आपका? रिक्वायल ऑफ गन। जब गोलियां चलाते हैं ना तो बंदूकिया पीछे भागती है, किधर भागती है? पीछे। तो मेरे प्यारे यही देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले जब गोली नहीं चली थी, गोली नहीं चली थी, उस समय का मोमेंटम, गोली नहीं चली थी तो कोई फोर्स भी नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, तो कोई फोर्स नहीं था, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल का नेट इफेक्ट क्या था? जीरो। ठीक है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे प्यारे, जब बंदूक से बुलेट फायर नहीं हुई थी तो बुलेट भी रेस्ट में थी, बंदूक भी रेस्ट में थी, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम गन का कितना रहा होगा? मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये दोनों शुरू में नहीं चल रहे थे, तो दोनों शुरू में नहीं चल रहे थे, गन की वेलोसिटी भी जीरो थी और बुलेट की भी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल मोमेंटम टोटल क्या था? जीरो था। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम देखा जाए, फाइनल मोमेंटम तो देखिए, पहले पहले प्यारे नेट फोर्स क्या था? जीरो था। एक्सटर्नल फोर्स क्या था? नेट जीरो था, क्योंकि ना तो गन मूव कर रही थी ना बुलेट मूव कर रही थी, दोनों रेस्ट में थे। अब जब गन फायर भी कर रही है बुलेट को, तो बुलेट फायर हो रही है, तो यहाँ एक्सटर्नल मामला नहीं, इंटरनल है, कुछ अंदर केमिकल रिएक्शन ब्लास्ट वोस्ट हो रहा है, तो यहाँ एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल नहीं है तो भी नेट फोर्स क्या है? नेट एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है? जीरो है मेरे प्यारे। तो फाइनल मोमेंटम, क्या बात कर रहे हैं? फाइनल मोमेंटम। अब यहां जैसे कुछ लोग यदि हल्का सा ध्यान देंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरे प्यारे, यहां हम लिखे हैं वेलोसिटी जो, और वही सिंबल फिर यूज कर लेंगे। ये इनिशियल वाली वेलोसिटी को हम यूजी लिख दे रहे हैं और यूवी लिख दे रहे हैं। यू से इनिशियल आप बोलते हैं, वी से फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी गन की और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की जीरो थी, वो सॉल्व कर दिया। अब बात कर रहे हैं फाइनल की। तो गन का मास और गन की फाइनल वेलोसिटी, गन की फाइनल वेलोसिटी, और फिर बुलेट का मास और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे प्यारे, यदि आपका इफ, क्या, इफ net effect of all external forces is zero, then linear momentum will be conserved। अभी अभी बात हुई है मेरे प्यारे, अब जाओ यार, अभी अभी बात हुई है। तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पी फाइनल, टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए टोटल इनिशियल मोमेंटम के। और टोटल फाइनल मोमेंटम है क्या प्यारे? क्या है? एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी
टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। यहां से एम जी वी जी बराबर माइनस एम बी वी बी आ गया। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन, वी जी इज इक्वल टू आ गया माइनस एम बी वी बी अपान एम जी। माइनस साइन का आना, किसका आना, यहां माइनस साइन का आना ये बता रहा है कि गन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। माइनस आना क्या बता रहा है, गन की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बुलेट आगे बढ़ रही है तो गन पीछे कर रही जा रही है। तो बुलेट किधर जा रही है, आगे जा रही है, तो गन किधर जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, फोर्स ऑन द बुलेट एक्शन है और रिकॉइल ऑफ द गन क्या है, रिएक्शन है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसीलिए नेट फोर्स फिर 0 हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो हो रहा है मेरे प्यारे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जैसे आप बंदूक चलाएं और जिस स्पीड से गोली निकले, बुलेट निकले, उसी स्पीड से बंदूकियों पीछे जाए, ऐसा चाहते हो? नहीं। तो आप गन की स्पीड को कम चाहते हैं, लेकिन क्या बुलेट की स्पीड को आप कम चाहते हैं? नहीं। अब बुलेट की स्पीड को आप कम नहीं चाहते मेरे प्यारे, तो फिर ये तो आप अनलिमिटेड रखना चाहेंगे। अब आपके हाथ में दो चीजें बची, बुलेट का मास, बुलेट का मास कम रहेगा तो हम गन का मास कम रख सकते हैं। बुलेट का मास ज्यादा होगा तो गन का मास ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि गन का मास ज्यादा होगा तो गन का रिकॉइल स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और रिकॉइल स्पीड हमको कम रखनी है। देखो रिवॉल्वर में छोटी गोली, रिवॉल्वर की साइज छोटी, मास कम, तो गोली नहीं गोला, उसकी साइज भी क्या है, बड़ी है, गन भी बड़ी है फिर। ठीक है, तो यदि गोली की साइज बढ़ेगी तो बंदूक की साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बंदूक का मास यदि बढ़ेगा तो बंदूक की रिकॉइल स्पीड कम होगी, जो कि आप चाहेंगे। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, ऐसा है कि सबसे बड़ा ऐसा है। इसको थोड़ा चाहते हैं कि दूसरा वाला लेक चला आ रहा है कि यार हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं, फिर ले लिए, जाने दो। आप जूम करके देखेंगे और इसमें हम साइज बड़ी कर दे रहे हैं इनकी, गन भाई साहब की। ये हो गया आपका रिकॉइल ऑफ गन। क्या हो गया, रिकॉइल ऑफ गन। अब एक टॉपिक है इम्पल्स। क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स भी देख लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इम्पल्स, इफ ए लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड में, इफ ए लार्ज फोर्स एक्स फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन फॉर definite change in linear momentum। क्या बोला गया, इफ ए लार्ज फोर्स मतलब इन मैग्नीट्यूड एक्ट्स फॉर स्मॉल ड्यूरेशन फॉर डिफिनिट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये सिचुएशन होगी तभी हम इंपल्स बोलेंगे। अभी हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे।
तब इम्पल्स बराबर हो जाएगा, इम्पल्स बराबर हो जाएगा आपका कि दैट फोर्स एंड दैट स्मॉल ड्यूरेशन। ठीक है, इफ ए लार्ज फोर्स, मतलब इफ ए फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एक्ट्स फॉर स्मॉल ड्यूरेशन फॉर डिफरेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये सिचुएशन होगी। ठीक है, उसी समय जो है हम इम्पल्स जो है इक्वल हो जाएगा दैट फोर्स एंड दैट स्मॉल ड्यूरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है मेरे प्यारे, समझ रहे हैं ना? अब ये ऐसा कब होता है, जैसे आप फील्डिंग कर रहे हैं, अब बैट्समैन ने खींच के बॉल मारी है, अब आप कैच कर रहे हैं, तो आप बॉल के मोमेंटम को अचानक जीरो कर दे रहे हैं बहुत थोड़े समय में, बहुत लार्ज फोर्स लगा के। तो यह इम्पल्स का केस है। आप छत से कूद गए, ठीक है, आपके मोमेंटम अर्थ के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया, तुरंत जीरो हो गया, मतलब मोमेंटम में एक ह्यूज चेंज हुआ है और स्मॉल ड्यूरेशन, और यहाँ फोर्स बहुत लग गया है। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन किया है फ्लोर पर, और फ्लोर ने रिएक्शन किए आप पर, और उस रिएक्शन ने आपकी हड्डियां तोड़ डाली। ठीक है प्यारे? तो वैसे आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मेरे प्यारे आप ये भी जानते होंगे डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब यहां पर हम डेल्टा पी भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली इंपल्स क्या हुआ बेटा, इंपल्स हुआ आपका चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम ही क्या है, इंपल्स है। अब इसका जैसे आप यूज देखें तो आप देख ही रहे हैं यहां एफ इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे, है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब मेरे प्यारे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। फिर हो जाएगा ये मेरे प्यारे एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यम इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम यम इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। अब हम प्यारे यदि बात करें, हम बात करें किसकी, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय, क्या कैच करते समय, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय, जब क्रिकेट बॉल को आप कैच करेंगे तो उसकी वेलोसिटी आपके कैच करने के बाद क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कैच कर लेंगे, आप पकड़ लिए उसे, आप थोड़े चल रही है वो। तो ये आया बराबर यम यू अपॉन, देखो बेटा आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इधर प्लस में लिखा है मामला और इधर किस में लिखा है, माइनस में। इसका मतलब ये है कि बॉल जिधर आ रही है उसके अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हैं जिधर बॉल आ रही है। ठीक है, तो ये माइनस इसलिए आया है। तो माइनस की बात अलग हो गई, अब केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है आपको, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो अब हम यहां आगे लिख दे रहे हैं एफ एम यू अपॉन डेल्टा टी। अब वेक्टर हटा दिए, क्योंकि ये तो बात हो गई कि जिधर बॉल इधर आ रही है तो हमको फोर्स इधर लगाना होगा, हम बॉल पे फोर्स इधर लगाएंगे, बॉल हम पर फोर्स इधर लगाएंगे, तो ऐसा लगता है बॉल हमारे हाथ को इधर धक्का दे रही है, हम बॉल को इधर धक्का दे रहे हैं। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जितना फोर्स बॉल पे लगाएंगे बॉल उतने फोर्स हम पर लगाएगी। यदि हम लार्ज फोर्स बॉल पे लगाते हैं स्मॉल ड्यूरेशन में, तो बॉल भी लार्ज फोर्स लगाएगी हम पर स्मॉल ड्यूरेशन में। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतना ही लगाएगी, हड्डियां टूट सकती हैं। आप देखो क्रिकेटर जो अचानक बॉल के आगे हाथ लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको पट्टी उट्टी बांध के फील्डिंग कर रहा होता है। ठीक है प्यारे, तोड़ डाला बॉल ने।
अब हम ये चाहते हैं कि चोट कम लगे। क्या चाहते हैं? तो चोट कम लगे तो ऐसा तब होगा जब आप बाल को चोट कम देंगे तो बाल आपको चोट कम देगी। इसका मतलब आपको बाल पर फोर्स कम लगाना है। तो बाल पर फोर्स कम हो सकता है बाल के मास को कम करके, बाल की वेलोसिटी को कम करके, या बाल को कैच करने के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा के। देखो बेटा, आप बॉल का मास तो कम नहीं कर सकते हैं। भाई आप खेलने उतरे और कह दें भैया हो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम होती है क्या? लेदर की बॉल हम जब कैच करते हैं तो हमारी उंगलियां टूटने का डर रहता है, हमें कैच करते समय डर लगता है, हमको कपड़े गेंद से खिलाएं। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे प्यारे, मास पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप फील्डिंग कर रहे हैं, अब आप कैच ले रहे हैं, कैच ले रहे हैं तो जिस बॉल को आप कैच कर रहे हैं उसको हिट किसने किया है? बैट्समैन ने। बैट्समैन और फील्डर दोनों एक ही टीम में है? नहीं, अपोजिट टीम में है। अब क्या बैट्समैन से आप कह सकते हैं भैया धीमे से मारा, इनिशियल वेलोसिटी एक कम रखा है, हमका कैच ले में चोट लगे, वो और तेज मारी खींच के। इसका मतलब आपका ना तो मास पे कोई कंट्रोल है ना वेलोसिटी पर। अब बचा क्या? डेल्टा टी। कैच लेने के ड्यूरेशन को आप कम या ज्यादा कर सकते। तो कैच लेने के ड्यूरेशन को ज्यादा कर देंगे तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। इसका मतलब ये है जब आप बॉल को कैच करते हैं तो हाथ ऐसे पीछे करते हैं, तो बॉल को रोकने का ड्यूरेशन आप क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे आपको चोट कम लगती है। अचानक जो हाथ लगा देते हैं इसका मतलब एट द स्टैंड बॉल को रोक दिए हैं, तो टाइम वहां बहुत कम रहता है और चोट बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन आप देख रहे हैं मेरे प्यारे। ठीक मेरे प्यारे, लगे रहो बेटा, लगे रहो। एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी मेरे प्यारे, तुम्हारे कदमों में पड़ी हुई। इधर उधर नहीं ढूंढना होगा, ऐसे उठा लेना सफलता को और गले लगा। लेकिन वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मेरे प्यारे। तो अब ऐसे ही जैसे आप छत से कूदे नीचे, तो अब यम क्या है? आपका मास है। यू क्या है? जिस वेलोसिटी से आप नीचे फ्लोर से टकराने वाले हैं आप, वो यू है। और डेल्टा टी क्या है? जितनी देर में आपकी वेलोसिटी रुक जाने वाली है, मतलब मोमेंटम जीरो हो जाने वाला है। देखो बेटा, क्या छत से कूदोगे और रास्ते में आप अपना मास कम ज्यादा कर लोगे? नहीं। और क्या आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ हम जब फ्लोर से टकराए उस समय हमारी वेलोसिटी कम हो? ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी पे आपका कंट्रोल है नहीं। यम यू को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चा डेल्टा टी। इस डेल्टा टी पे बहुत बस नहीं चलता है आपका। आप कूद गए, अब देखें रुई का ढेर है जहां कूदे आप 4 तल्ले से, कच्चा फ्लोर है जहां कूदे आप 4 तल्ले से, पक्का फ्लोर है जहां कूदे आप 4 तल्ले से। ठीक है, तल्ला समझता है? तल्ला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, इसी तल्ला बोलते हैं भाई। ये मच्छर परेशान कर रहा है भाई, तो टच है या इधर उधर कर देता है, परेशान कर रहा है। हाँ बेटा ध्यान दें भैया, रुई के ढेर पे जब कूदेंगे आप तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा आपके मोमेंटम को रिड्यूस करने में जीरो तक। तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा, और डेल्टा टी बढ़ जाएगा फोर्स कम हो जाएगा और चोट कम लगेगी। कच्चा फ्लोर है तो रुई के कंपैरिजन में ज्यादा चोट लगेगी, लेकिन पक्का फ्लोर के कंपैरिजन में चोट कम लगेगी, क्योंकि पक्का फ्लोर एट द स्टैंड आपके मोमेंटम को जीरो कर देगा। और फिर डेल्टा टी बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, आप ये तो टूटेंगे या तो फूटेंगे या तो निपट जाएंगे। भगवान न करें ऐसा हो, कभी ट्राई मत करना मेरे प्यारे। ये हो गया इम्पल्स। क्या हो गया? इम्पल्स। तुम्हारे ख्याल से पूरा बोर्ड पे आ ही रहा है। जूम करेंगे स्क्रीन शॉट लेके और ज्ञान ले लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इस समय हो गया है 6:24, 6:24 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते ही है, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं या देख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, तो चले
इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। मेरे प्यारे, पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, पार्टिकल। पार्टिकल है तो पॉइंट होगा, अब पॉइंट होगा तो सारे फोर्स कहां लगेंगे? पॉइंट पर लगेंगे। सारे फोर्स पॉइंट में लगेंगे तो आपको बोला गया था कि बहुत सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर वर्क करें तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। कैसा फोर्स बोलते हैं? और कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। और कॉन्करेंट फोर्स कौन से मोशन को रोक देता है? कन्फर्म रोटेशनल मोशन। इसका मतलब कि पार्टिकल की बात हो रही है तो यहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है। क्या ऑलरेडी है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है। क्या ऑलरेडी है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि पार्टिकल की बात हो रही है तो सारे फोर्स कॉन्करेंट होंगे और कॉन्करेंट फोर्स रोटेशनल मोशन नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पहले ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर हमको केवल कौन सा इक्विलिब्रियम देखना है? केवल हमको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखना है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम देखना है तो वहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी होगा, क्योंकि वहां नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो ही होगा। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? वो जीरो ही होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि पार्टिकल के केस में आप नॉन कॉन्करेंट फोर्स रख ही नहीं सकते हैं। नॉन कॉन्करेंट फोर्स के लिए फोर्स अलग अलग पॉइंट पे होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट तो होना चाहिए। यहाँ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अलग अलग पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही रोटेशनल मोशन की बात होगी, इसलिए उस चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तब रोटेशनल मोशन होगा, इसलिए चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन उस वाले का। ठीक है प्यारे, यहाँ कौन सी इक्विलिब्रियम की बात करनी है? यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करनी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसके लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, बस। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ी देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं अगले पेज पे। अब यहां पर यहां पर भैया भैया सेब पे आ जा रहे हैं, ये ले ले रहे हैं। यहाँ एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ठीक है, और इन सब का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ये F1 है, क्या है? F1। ये F2 है, ये क्या है? F3 है। ठीक है, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, अब फर्स्ट और लास्ट का टेल कोइंसाइड कर गया है, रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका मतलब यहां मामला हो रहा है, यार जाओ, काहे परेशान करते हो? 629 यहां मामला हो रहा है। क्या मामला हो रहा है मेरे प्यारे? यहां हो रहा है F1 प्लस F2 और प्लस F3 बराबर जीरो। और यदि इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर जीरो है, देन लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, कौन सी थ्योरम? लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 अपान साइन अल्फा, F2 अपान साइन बीटा
और F3 अपान साइन गामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि किसी पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हो, F1, F2 और F3, तीनों का नेट इफेक्ट क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो F1 अपान साइन अल्फा, F2 अपान साइन बीटा, F3 अपान साइन गामा ऐसा होना चाहिए। यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन हटा दे रहा है। ठीक है, ये अभी अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? तो मेरे प्यारे चलते हैं इसके पास, टूल्स के पास। ये आपका ये पहले यहां रहे, पेन पे नहीं थे, सेलेक्ट पे थे, इसलिए लाइन नहीं खींच रही थी। ये हुआ, ये शायद दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। इस समय F1 दोनों पैरेलल भी हैं और लेंथ में बराबर भी है, इक्वल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन से मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी F1 हो जाएगा। और बात कर रहे हैं, पेन बदल दें क्योंकि हो सकता है इस पर जो लिखा है यहां भी जाए। तो ये है आपका F2। क्या है? F2 कहीं से फट गया। F2 बराबर है पैरेलल, ये F2 है। और ये क्या है? ये F3 है। क्या है? F3। ठीक मेरे प्यारे, ये क्या था? F1 था, F1। ये वाला क्या था? F2 था। और ये वाला क्या है? F3। तीनों फोर्स एक ही पॉइंट लग रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्स है, इनका नेट इफेक्ट 0 है, ऐसी कंडीशन है। अब F1 को छोड़ दें तो जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, F2 को छोड़ दें जो एंगल बनेगा वो बीटा है, F3 को छोड़ दें जो एंगल बनेगा वो गामा है। ठीक है, अब जरा देखें आप, ये कह रहे हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 मतलब तीनों फोर्स वेक्टर का वेक्टर सम 0 हो, तो लामीज थ्योरम कहती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा होना चाहिए। ठीक है, आई अल्फा क्या है? F2 और F3 के बीच का एंगल है, मतलब F1 को छोड़ के अल्फा, F2 को छोड़ के बीटा, F3 को छोड़ के गामा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा गिवन रहता है। अब प्रूफ करते समय क्या करते समय? प्रूफ करते समय हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये वाला कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम बनाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, पहले वो डायग्राम बनाया गया फिर ये, क्योंकि ये बनाने के बाद ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा कंफर्म नहीं था, इसलिए ट्रायंगल बना के ये बनाया गया। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसे करेंगे, वैसे ईमानदारी से तो पहले ये बनाना था फिर वो बनाना था। तो मेरे प्यारे, ईमानदारी ध्यान दें। देखें यहाँ F1 और F2 दोनों का टेल एक जगह पे है, लेकिन यहाँ पर F1 F2 का दोनों टेल एक जगह पे नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों के टेल्स को एक जगह पे लाएंगे। कहाँ गए भैया? सेफ सिलेक्शन। अब F1 को क्या किया हमने? आगे बढ़ा दिया और वही लेंथ रखी। अब F1 का टेल और F2 का टेल एक ही पॉइंट पे हो गया,
ऐसे ही यहां क्या किया, यहां हमने F2 को आगे बढ़ा दिया, जिससे F2 का टेल और F3 का टेल एक ही पॉइंट पे हो गया। यहां हमने क्या किया, F3 को आगे बढ़ा दिया, जिससे F3 का टेल और F1 का टेल एक ही जगह पे हो गया। ठीक है प्यारे, तो आगे आते हैं, कलर कर देते हैं चेंज। ये बेटा हो गया है F1, क्या हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया है F3। F1 और F3 के बीच का एंगल था बीटा, ये एंगल हो गया बीटा। F1 और F2 के बीच का एंगल था गामा, ये एंगल हो गया गामा। और F2 और F3 के बीच का एंगल था अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा। ठीक है प्यारे, अब ये बीटा हो गया तो ये हो गया आपका 180 माइनस बीटा। ये गामा हो गया तो ये वाला एंगल हो गया आपका 180 माइनस गामा। ये अल्फा हो गया तो ये हो गया आपका 180 माइनस। मेरे प्यारे, एक आप साइन रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन रूल। पहली बात तो जरा ध्यान दें, यदि तीनों वेक्टर ट्रायंगल बना दे रहे हैं, फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ड्रा करने पे, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल ड्रा करने पे, थर्ड का हेड और फर्स्ट का टेल कोइंसाइड कर गया है, इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 है, 0 है। ठीक, अब हम एक रूल पढ़े हैं, साइन रूल। ये ए रहता था, ये बी रहता था, ये सी रहता था। ए के फ्रंट स्मॉल ए, बी के फ्रंट स्मॉल बी, सी के फ्रंट स्मॉल सी। तो आपका हो जाता था ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। इसी को डिराइव करा रहे तो वीडियो पास हो गया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते समय लास्ट। ठीक है, ये साइन रूल है, क्या है, साइन रूल। अब साइन रूल को यहां अप्लाई किया जाए अकॉर्डिंग कौन सा रूल, साइन रूल। ले, कुछ ज्यादा बड़ा रूल बोले तो यहाँ रूल वो ऐसे बड़ा सा लिख भी उठा, अकॉर्डिंग साइन रूल। मेरे प्यारे, F1 लेंगे तो उसके सामने का एंगल लेंगे, क्योंकि ए लिए तो उसके सामने का एंगल लिए हैं, ए अपान साइन है। तो F1 लिए तो F1 के सामने का एंगल साइन 180 माइनस अल्फा, फिर बराबर होना चाहिए। बी लेंगे तो बी के सामने का एंगल लेंगे, तो यहाँ F2 लेंगे तो F2 के सामने का एंगल लेंगे, F2 अपान साइन 180 माइनस बीटा। और फिर ये हो जाएगा आपका F3 अपान साइन 180 माइनस गामा। मेरे प्यारे, अब ये जो साइन 180 है, क्या है, साइन 180 माइनस अल्फा, एक का देख ले रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। 90 बगल इवन है तो नो चेंज, मतलब साइन अल्फा ही रहेगा। और यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लस मेजर करते हैं एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मेजर करते हैं तो क्लॉकवाइज। ऑल पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ 90 दो बार है, तो मेरे प्यारे 90 दो बार है, एक 90 से यहाँ पहुंचेंगे, दूसरे 90 से यहाँ पहुंचेंगे। और 2 इंटू 90 माइनस हो रहा है, माइनस मतलब इसी में रुक जाएंगे। ये इलाका साइन का है, यहाँ साइन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे ऐसे ही यहाँ F1 अपान क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। यहाँ F2 अपान क्या हो जाएगा, साइन बीटा। यहाँ F3 अपान क्या हो जाएगा, साइन गामा। ये लामीज थ्योरम प्रूफ हो, ठीक है।
यदि तीनों फोर्सेस का जो एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 है तो ये होगा यहाँ पर ये F1 जो है रेड से हट गया था। तो मेरे प्यारे ये कौन सी थ्योरम थी? लॉमीज थ्योरम थी। कौन सी थ्योरम थी? लॉमीज थ्योरम। और भी कुछ लिखा है क्या? अच्छा, स्टेटमेंट पिछले वाले में था। ठीक है प्यारे, तो यदि ये गिवन है, यदि ये गिवन है, क्या गिवन है? क्या गिवन है? ये वाला कलर आ जाओ। यदि ये गिवन है, ये सिचुएशन है, कहते ये होगा तो ये जरूर होगा, और यदि ये है तो ये जरूर होगा, ये लॉमीज थ्योरम कहती है। और फिर उसको आप प्रूव भी कर दिए हैं मेरे प्यारे। यहाँ बुक ले रखे थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन 640 हो रहे हैं और दिहाड़ी पे संकट आ जाएगा, तो इसलिए प्यारे आपको धन्यवाद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। और आप तो हैं ही साथ, हमेशा रहे, आज भी हैं। तो भैया हो प्यारे, आपके इस साथ देने के लिए थैंक्स। मेरे प्यारे आप बड़ी कंजूसी करते हैं, आप भी थैंक्स बोल सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन है आपके पास। मेरे प्यारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का सिलसिला जारी रखेंगे। अरे आप तो कर ही चुके हो यार, आपको थोड़े कह रहे हैं, करवाने का सिलसिला जारी रखना है। रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बेल आइकन प्रेस करने के लिए जरूर कहिएगा, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन विद इन टाइम उन तक पहुंच सके। मेरे प्यारे अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन की बात करेंगे।